नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। अंकित जी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा सरकार बनाने जा रही है। हालांकि सप्ताह सुर्खियों में यही रहा कि भाजपा का नेतृत्व दिल्ली में कौन करेगा और शपथ ग्रहण कब होगा। खैर, ये अभी भी अटकलें हैं, इसको लेकर चर्चाएं हैं और उस पर ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो बताना है वो मोदी जी और अमित शाह को ही बताना है। लेकिन सर, अगर इस सप्ताह हम खबरों की देखें तो जिस तरीके से जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई वक्फ बिल को लेकर, उसके बाद एक विरोध प्रदर्शन हुआ। सबको पता है कि सरकार अगर चाहे तो इसको आराम से पास करा लेगी, लेकिन जो विपक्ष का शोर था दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें आपको कहीं ये नहीं लगा कि एक तरीके से मुस्लिम वोटों का ये खेल शुरू हो गया है जी। कि मुस्लिम का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है और उसको लेकर जो जितना तेज प्रदर्शन करेगा उतना ज़्यादा हमदर्द उसे माना जाएगा, ये दिखाने की कोशिश हुई। इसके अलावा अमित शाह ने जो कहा कि आपको जो जोड़ना है जोड़ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जी। उसको आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, ये सारा आपने चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखेंगे तो सब ऐसा एकदम साफ लगता है कि सबका जो निशाना है वो बिहार विधानसभा चुनाव है। ओवैसी भी पिछले विधानसभा चुनाव में 17% वोट है। जी। तो ओवैसी भी अगर आप देखें तो पिछली बार शायद 5 सीट वो जीत पाए थे वहाँ पर। और वो ऐसी सीटों पे उन्होंने जीत हासिल किया था जो आरजेडी की सीट है। जी। और अगर वो सीट आरजेडी के खाते में गई होती तो बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहते। जी। और दूसरा क्या है कि आप देखेंगे तो बीजेपी का भी वही निशाना है, कांग्रेस का भी वही पर निशाना है, सभी दलों का कहीं ना कहीं वही निशाना है। विपक्ष चाहता है कि किसी तरीके से प्रेशर आए जेडीयू पर, और जेडीयू पे प्रेशर आएगा तो ये जो वक्फ विधेयक है ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए और टल जाए, बिहार विधानसभा चुनाव तक के लिए भी टल जाए। तो कम से कम विपक्ष उसे अपनी जीत के रूप में प्रदर्शित करेगा और जो बिहार का जो मुस्लिम समुदाय है उसके वोट फिर तो अगले साल आपको असम मिल जाएगा, आपको बंगाल मिल जाएगा, मई में ही मिलेगा। जी जी। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, तो इन दोनों पर विपक्ष चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से प्रेशर आए। हो सकता है कि ज़्यादा हंगामा हो और वहाँ पर जिस तरीके से सभी वर्गों का जो मत है वो नीतीश कुमार को मिलता रहा है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार के भी दिमाग में आए कि थोड़े दिन के लिए इसको टाल दिया जाए। अगर वो ऐसा सुझाव देते हैं तो मोदी सरकार को उसको टालना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो अब बीजेपी इसका पक्ष लेकर कि हाँ ये वक्फ विधेयक देश हित में है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो गरीब वर्ग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको चूंकि कुछ मिल नहीं पाता नियमों की वजह से, वर्तमान नियमों की वजह से, तो उनमें बदलाव की ज़रूरत है ताकि जिस स्थिति की कल्पना करके वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी उसका फायदा लोगों को मिले। उसका फायदा एक सवाल मैं यहीं पे रखना चाहूंगा। आपने टालने की बात की, अगर बीजेपी को टालना ही होता तो जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा देती, जो इससे पहले हुआ था। वो लाने की रिपोर्ट लाने की जरूरत क्या थी? जी। इसमें भी आप देखिए कि ना, ये जो अगर जब से वक्फ आया है तब से अगर आप इसका अब तक का जो सफ़र देखेंगे, चाहे उसको पेश किया गया, चाहे उसको उसमें जेपीसी बनाई गई, तो आप देखिए कि हरियाणा चुनाव से पहले आया है ना, हरियाणा चुनाव से पहले आया और उसके बाद योगी जी ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद फिर ये टल गया महाराष्ट्र चुनाव तक। उसके बाद फिर अब ये आया दिल्ली विधानसभा चुनाव के आसपास तक आया कि जेपीसी की वो रिपोर्ट हो गई है, सब कुछ हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं संसद में पेश किया जाएगा। हाँ, और अब इस पर बिहार चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, तो हो सकता है कि बिहार तक टल जाए। और जैसा आप कह रहे हैं कि फिर टल गया, फिर उसके बाद फिर इसकी हवा थोड़ी सी असम के चुनाव में, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि एक दिन वहाँ पर अल्पसंख्यकों का ही राज हो जाएगा, जिस तरीके से वहाँ से डेडलाइन तो दे ही रहे 2050। जी। तो उसके बाद असम है, फिर बंगाल है। तो इस तरीके से चुनाव हमारे देश में क्योंकि चलते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव से जोड़कर इसको हम देख सकते हैं। और बल्कि बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठा था कि आपने ये जब अगस्त में लेकर आए थे इसको मानसून सेशन में, तो आपने इसको टाल क्यों दिया था? आपने जेपीसी क्यों बना दिया? आपने तभी पारित करा देना चाहिए था, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि फ़ायदा मिले, चाहे उससे एक वर्ग डर जाए, चाहे उसके साथ में एक वर्ग खड़ा हो जाए, कैसे भी मत मिलें उसके लिए। तो मुझे लगता है कि वक्फ विधेयक वैसे तो समय की ज़रूरत है, और इसमें जो हमने अभी तक इसके बारे में देखे हैं प्रावधान, शायद उससे भी और ज़्यादा सख्त प्रावधान करने चाहिए। लेकिन भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है, सभी
लोगों के जो सुझाव हैं, विचार हैं, उनको मद्देनज़र रखकर ही कोई कानून बनाया जा सकता है। ये भी देखना होता है कि अदालत में क्या वो कानून टिक पाएगा या नहीं, अगर उसको चुनौती दी जाती है तो तमाम चीज़ें होती हैं। तो लेकिन समय की ज़रूरत है कि ये वक्फ विधेयक पारित हो, लेकिन क्योंकि सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं इस पर, तो देखना होगा कि इस वक्फ विधेयक का भविष्य क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें, जो जैसा कि जेपीसी में जो कुछ हुआ, जेपीसी की बैठक में जो मारपीट होती थी, मारपीट की जो नौबत भी आ गई थी एक बार, तो शीशा टूटा था, जी, वो शीशा उंगली टूटा कटी था। थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब अगर जेपीसी की बैठक में हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ग को संदेश दिया जा रहा था कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए आप हमारे साथ खड़े रहो, हम हैं तो आप भी हैं, इस तरीके का एक मैसेज दिया गया। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। देखना होगा कि वक्फ विधेयक का लेकिन सर, भविष्य क्या आप होता है। बार बार कहते थे सीए जब कानून आया था तो उसका उदाहरण देते हुए आप कहते थे कि वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार इसलिए जल्दबाजी में नहीं है क्योंकि सरकार को पता है कि जिस तरीके से सीए के दौरान चुनौतियां आई थी और देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए थे, कुछ वैसी परिस्थितियां आ सकती हैं। लेकिन अमित शाह के बयान को आप सुनिए। जी, वो सरकार और भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों कह रहे हैं कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, आप जो उसमें ऐड करना है आप ऐड कीजिए, जो हटाना है आप हटाइए। अमित शाह का कॉन्फिडेंट क्या, आपको क्या लग रहा है? पूरी तरीके से रणनीति तैयार है कि अगर हम इसको पास भी कराते हैं और अगर आंदोलन वगैरह की भी अगर नौबत आती है तो उसे अब डील किया जा सकता है? जी, बिल्कुल। एक तो सरकार के पास पूरी तैयारी होती ही है, और दूसरा मुझे लगता है कि पिछले जो अनुभव थे उससे सरकार ने, बीजेपी ने सबक भी लिया है। आप देखिए कि जो यूसीसी है वो, क्योंकि संघ परिवार का कोर एजेंडा है, वो यूसीसी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं लाके राज्यों के स्तर पे धीरे धीरे लाया जा रहा है, और उससे क्या है कि लोगों के मन में भय भी पहले, अभी क्या था, पहले भय था कि ये अगर आ गया तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। उत्तराखंड में आ गया, किसी मुसलमान को नुकसान नहीं हुआ। गुजरात सरकार ने कमेटी बना दी है, और भी तमाम राज्य सरकारें धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ाएगी, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य सरकारें। गोवा में पहले से ही है, तो किसी मुसलमान को नुकसान नहीं हो रहा। तो एक डर खत्म किया जा रहा है एक एक राज्य में लाके, और फिर उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा। अब आप देखिए कि जो लव जिहाद कानून था, पहले उत्तर प्रदेश ने बनाया, उत्तराखंड ने बनाया, और भी बीजेपी शासित राज्यों ने कदम बढ़ाया, महाराष्ट्र ने कमेटी बना दी है। तो ये एक डर निकाला जा रहा है। सिर्फ जो लोग अपराध करते हैं बच जाते हैं, एक खास वर्ग से होने के नाते, और उस अपराध को धार्मिक रंग दे देने के कारण, तो उसको अपराधी बच ना सकें, किसी का जो कानूनी अधिकार हैं वो बाधित ना हो, हर किसी को न्याय मिले, इसको देखते हुए सरकारें कानून बना रही हैं। और चूंकि सीए को लेकर जो सबक सीखा है सरकार ने, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो सिर्फ आंदोलन हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बड़ी सुर्खियों में रहा बने था। थे। जी, तो बड़ा मुश्किल से, कोविड नहीं आया होता तो पता नहीं शायद कब तक चलता ये जो शाहीन बाग का आंदोलन। तो मुझे लगता है शाहीन बाग मुंबई में भी था, हाँ, उत्तर प्रदेश में भी था। जी, और सबक लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। मैं क्योंकि आंदोलनों की बात हो रही है तो मैं किसान आंदोलन का भी जिक्र कर लूं। किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा था कि हट पर किसान भी थे, हट पर सरकार भी थी। आखिरकार सरकार झुकी और वो तीनों विधेयक, तीनों कानून वापस लिए गए थे। अभी एक दिन पहले ही किसान नेताओं की केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई है, और ऐसा मैंने जब दोनों को सुना, किसान पक्ष को भी और सरकार को भी, तो ऐसा बहुत समय बाद देखने को मिल रहा है कि दोनों पक्ष उस बातचीत से संतुष्ट नजर आ रहे थे। दोनों पक्षों ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है, हमें उम्मीद है कि हल निकलेगा। एक लाइन खींचने की कोशिश हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार शायद अब ज़्यादा, क्योंकि अब देखिए 400 बार का नारा दिया था, 240 पर आ गए हैं, तो अब सर्वानुमति बनाकर चलना पड़ेगा। कोलिशन गवर्नमेंट है, तो ये लोकतंत्र की में नंबरों का ही खेल है सब जगह। तो मुझे लगता है कि सरकार अब सब जगह सर्वानुमति बनाकर ही आगे बढ़ रही है। इसलिए अमित शाह ने ये कहा है कि आप इसमें कुछ और जोड़ दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। ठीक है। मोदी जी अमेरिका गए थे, पहले फ्रांस गए, फ्रांस से अमेरिका गए। अगर देखा जाए तो मोदी जी के इस दौरे से कई लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी जी, टैरिफ को लेकर भी, इसके अलावा जो बातचीत होती है टैक्स को लेकर। लेकिन मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत को क्या मिला? देखिए, भारत को अगर हम कहें कि हम क्योंकि कल से वो फिर आएगा कि मोदी जी पहले पहुंचे, फिर बाद में भी मान आया। जी जी। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हमको दो तीन चीज़ देखनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि क्या एक मुलाकात से समस्याएं हल हो जाती हैं।
जो मुलाकातें हैं वो जो उसमें जो मुद्दे आगे बढ़ते हैं उसको उसके नतीजे परिणाम सामने आने में समय लगता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें चाहे एआई को लेकर हो, चाहे जो रक्षा साजो सामान हम वहाँ से ले रहे हैं उसकी उसमें खास तौर पे कई सारे ऐसी ज़रूरतें हमारी इस बार पूरी होने जा रही हैं जिनकी हमें बरसों से वहाँ पे फाइलें अटकी पड़ी थी। तो उस रक्षा साजो सामान की बात हो, चाहे जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार हो उसको आगे बढ़ाने की बात हो, तमाम मुद्दों पर सहमति बनी है। और आपने देखा कि तहव्वुर राणा को अमेरिकी सरकार अब भारत को वापस भेज रही है। तो ये देखना बहुत बड़ी बात है कि हमने अजमल कसाब तो पकड़ा गया था, सिर्फ एकमात्र वही था। जब मुंबई हमला हुआ था तो अजमल कसाब पकड़ा गया था। उसके बाद से एक को भी भारत में लाकर भारत की अदालतों में के सामने पेश करके उसको सजा नहीं दी गई है। तो ये पहला ऐसा केस है। तो अपने आप पे देखना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को कितनी बड़ी विजय मिली है, किसकी सरकार में मिली है। हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो एनआईए है, चाहे वो हमारी जो और एजेंसियां हैं, सीबीआई हैं और तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारा जो पक्ष है वो वहाँ की अदालतों में रखा, वहाँ की अदालतें संतुष्ट हुई। और वहाँ पर भी आप देखिए सारी अदालतें निचली से लेकर ऊपरी अदालतों तक मामला गया, उसके बाद वहाँ से हुआ, फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पर सैंक्शन दिया। तो अब तहव्वुर राणा को भेजा जा रहा है। तो और हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है उसको जेल में रखने की। तो ये दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे को बड़ी विजय मिली है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अमेरिकी राष्ट्रपति कहें कि ये बहुत ज़्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, मेरे से भी ज़्यादा सख्त वार्ताकार हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे वार्ताकार हैं, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये जो निर्णय लेंगे हम साथ में, तो तमाम तरीके से आप देखिए कि एक बड़ी भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा उन्होंने कि हमने आपको मिस किया 4 साल। तो ये देखिए कि मित्रता भी वहाँ पे प्रकट हुई। और ट्रंप का जो गुस्सा इस मुलाकात से पहले दिख रहा था भारत के प्रति, वो कहीं ना कहीं गुस्सा शांत हुआ है। और हमको ये भी देखना होगा कि जब देखिए कोई अगर कोई राष्ट्र का मुखिया होता है तो वो अपने राष्ट्र के हितों को ही सर्वोपरि रखता है। डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, भारत के मित्र हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसके लिए वो अमेरिका के जो हित हैं उसकी बलि नहीं चढ़ा देंगे। बिल्कुल। उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि एक एक घुसपैठिए को, एक एक जो अवैध तरीके से भारत में अमेरिका में आ रहा है उसको बाहर भेजूंगा। वो अपना चुनावी वादा पूरा कर रहे हैं क्योंकि जनता ने उसके लिए और जो वहाँ का जो नियम है, वहाँ की जो कानून है उसके मुताबिक उनको भेजा जा रहा है। मतलब ठीक है, इंडिया के हिसाब से वो गलत हो सकता है, लेकिन गलत क्या, उसमें वहाँ पे जो कानून है उसके हिसाब से उनको ऐसे ही भेजते हैं, वो ऐसे ही भेजते हैं, एलियन बोलते हैं वो। अब किसी पहले के राष्ट्रपति ने अगर चेन नहीं बांधी तो वो उनकी कह सकते हैं कि उनका वो थोड़ा दयालु थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं, वो चेन बांध कर भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था भाई मैं एक एक घुसपैठी को बाहर भेजूंगा। उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान भी वो अपनी नई पॉलिसी सामने लेकर नहीं आए। उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि कोई हम पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, हम भी जवाब में ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। और भारत में टैक्सेस जो हैं, वो टैरिफ जो हैं वो ज़्यादा हैं, ऐसा कई लोग शिकायतें करते हैं। हालांकि भारत की भी अपनी जो मजबूरियां भी हैं, भारत की भी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, और सब कुछ देखिए WTO नियमों के तहत ही होता है। तो लेकिन अब कोई भी देश उसके ऊपर जो टैरिफ लग रहे हैं उसको किस तरीके से प्रस्तुत करता है, कैसे लेता है, वो उसका अपना नज़रिया हो सकता है। यहाँ पर हमको देखना होगा कि कोई भारत के साथ वो अलग विशेष तरीके का बर्ताव कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मदद दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा सख्त रुख अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने चेन बांधकर बहुत सारे लोगों को उनके देशों में भेजा है। तो भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने विशेष रूप से। तो किसी को वापस भेज दिया या मान लीजिए कि टैरिफ लगा दिया, तो इससे मोदी की विफलता सामने आ गई है। ये कहने वाले कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको समग्र रूप से देखना होगा कि अमेरिका की जो नीतियाँ क्या हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति किस नीति पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति ने जो आने के बाद से वो रोजगार देने के नाम पर आए थे, लेकिन रोजगार ले रहे हैं इस समय। वो वहाँ पर बड़ी संख्या में विभागों में छटनी की जा रही है, खासतौर पर जो इनकी पक्की नौकरी नहीं है उनको निकाला जा रहा है। उनको आप वहाँ पर जिस तरह का हाहाकार मचा है वो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ अपने चुनावी वादे पूरे कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जो गवर्नमेंट का जो खर्च है उसको कम करूँगा, जो अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, और ख़ासतौर पर जो अकुशल लोग हैं उनको ऐसी जगह बिठा रखा है जिससे देश का नुकसान हो रहा है, तो उनको मैं हटाऊंगा। तो वो ऐसे काम कर रहे हैं, अपने देश में भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो आप अगर समग्र रूप से उनकी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से अभी उनको महीना भर लगभग होने वाला है अब
20 तारीख को आए थे, बिल्कुल। तो अब होने वाला है तो उनको 1 महीना, तो 1 महीने में जिस तरीके से हाहाकार उनकी नीतियों की वजह से मचा है, उसकी कल्पना लोगों ने पहले से कर रखी थी। वहाँ पर लोगों को पहले पता था, क्योंकि उनका पहला कार्यकाल जो लोग देख चुके थे, उनको पता था कि वो आते के साथ ही हंगामा करेंगे और एकदम से सारी चीज़ें शुरू होंगी। और उन्होंने तो देखिए जो गल्फ ऑफ अमेरिका नाम रख दिया, किसने देशों को, कनाडा को उन्होंने गाजा पट्टी के लिए उन्होंने कह दिया इसको हम अपना बनाएंगे, कुछ कनाडा को कह दिया कि आप अमेरिका का हिस्सा बन जाइए। ऐसे वो सब देशों के साथ कुछ ना कुछ तरीके से कर रहे हैं। तो आप अगर खाली भारत के तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है। आप उनकी समग्र नीतियों को देखिए, अगर कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के दौरे को देखा जाए तो बहुत सार्थक दौरा रहा है और हमारे लिए बहुत सारी नए द्वार खुले हैं। और ये देखिए, उनको वैसे भी ट्रंप को कहा जाता है कि वो लेन देन में विश्वास रखते हैं, तो अगर वो अपने देश की तरफ से भारत को कुछ दे रहे हैं तो यहाँ से भी उनको कुछ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय जो रिश्ते कभी नहीं हो सकते, जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसमें दोनों देशों को आगे बढ़ना होता है। और ये जो दौरा है बड़ा सार्थक रहा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में परिणाम सामने आएंगे, खासतौर पर फ्रांस और यूएस दोनों को मिला लें तो न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, क्लीन एनर्जी के मामले में प्रधानमंत्री की जो सोच है वो बड़ी दूरगामी है और जो आने वाली पीढ़ियाँ इससे लाभान्वित होंगी। बिल्कुल। आखिर में छोटा सा सवाल है, एकनाथ शिंदे कहाँ है? मैंने जो ताज़ा वीडियो देखा उनका, शायद वो वहाँ पर कुछ है क्या महाराष्ट्र में, अंदर में कुछ चल रहा है? देखिए, अभी अगर हम उनके पिछले 2-3 दिनों के बयानों को देख लें तो उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि हमने 2.5 साल में विकास किया और हम आगे भी करेंगे, साथ रहेंगे। तो वो बार बार, मैंने उनके बयानों में ये चीज़ देखा कि वो अपने 2.5 साल को जरूर बता रहे हैं कि हमने 2.5 साल में विकास किया, 2.5 साल में विकास किया। तो वो अपने कार्यकाल को जरूर लोगों को बता रहे हैं कि मेरा कार्यकाल याद कीजिए। और जिस तरीके से बीच में खबरें आई कि वो कैबिनेट की बैठक में नहीं गए, मुख्यमंत्री आवास उन्होंने अब तक खाली नहीं किया है, और भी तमाम चीज़ें सामने आई। तो देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट में एक चीज़ तो होती है, और ख़ासतौर पे कोई मुख्यमंत्री रहा हो, अब वो उप मुख्यमंत्री हो, उसके मन में नाराज़गी उपजना स्वाभाविक है। और लेकिन वहाँ पर जो राजनीतिक मजबूरी है एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की, वो बीजेपी के साथ बने रहने की, क्योंकि बीजेपी लगभग अपने बलबूते वहाँ पर सत्ता में बने रहने के नंबर जुटा सकती है। अगर आज एकनाथ शिंदे जाते हैं, अजीत पवार जाते हैं, तो कोई दूसरा आ जाएगा उनके पास 10-12 नंबरों की शायद। हाल के दिनों में संजय राउत, आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ, सभी तारीफ मतलब इनके खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं, शरद पवार के अलावा। जी, सभी तारीफ कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे को पता है कि ठीक है कि आज अगर वो बीजेपी के साथ हैं तो वो डिप्टी सीएम भी हैं, वो शिवसेना प्रमुख भी हैं। बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि जब डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे, शिवसेना प्रमुख भी नहीं रहेंगे। तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। और कोलिशन गवर्नमेंट में ठीक है, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, और नाराज़गी जब दिखाओगे तभी सामने वाला काम भी करेगा। कई सारे निकायों के चुनाव होने हैं, वहाँ पे बीएमसी के चुनाव होने हैं, तो थोड़ा दबाव बनाने का तरीका भी होता है। लेकिन फिलहाल इस सरकार को तो कोई खतरा नहीं है। कुछ जख्म देर से भरते हैं। हाँ, बिल्कुल वही कह सकते हैं। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।